रहे हैं बेसिक एचटीएमएल टैग्स। टैग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। टैग कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम टैग की बात करें तो टैग को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है कंटेनर टैग और दूसरी कैटेगरी है एम्प्टी टैग। अगर हम कंटेनर टैग की बात करें तो कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती है। जैसे आप कुछ एग्जांपल देख रहे होगे, HTML, हेड, टाइटल और बी, जो हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में यूज किया था, उसमें ये चारों टैग्स थे। अब इसमें हम देखें स्टार्टिंग टैग, तो स्टार्टिंग टैग जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा होता है और एंडिंग टैग भी एंगुलर ब्रैकेट में, लेकिन साथ में एक स्लैश होता है। तो ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। अगर इस तरीके से कोई टैग लिखा हुआ हो और इस दोनों टैग के बीच में कंटेंट होते हैं, तो अगर हम टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग लिखें, स्टार्टिंग और एंडिंग लिखें, तो ऐसे टैग को कहा जाता है कंटेनर टैग। दूसरा कैटेगरी है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में क्या होता है, जैसे कंटेनर में एक पेयर होता था टैग का, यहाँ पर एक सिंगल टैग होता है, इसमें कोई भी एंडिंग टैग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है HR, हॉरिजॉन्टल रूल, इमेज टैग, एम्प्टी टैग होता है, लिंक, BR, ये सभी जो एग्जांपल हैं वो एम्प्टी टैग के एग्जांपल हैं और इसमें अलग से कोई भी एंडिंग नहीं होती है। तो ये मेनली दो कैटेगरी था, कंटेनर टैग का और एम्प्टी टैग का, यानी टैग की दो कैटेगरी हमने पढ़ी। अब हम टैग की बात करें तो जितना भी टैग HTML में यूज करते हैं सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ कंटेनर टैग होगा और कुछ एम्प्टी टैग होगा। सिंटैक्स पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे। तो हमें ध्यान से हर एक टॉपिक को समझना है। पहला टैग है HTML टैग। अगर हम HTML टैग की बात करें तो HTML टैग किस लिए यूज किया जाता है, ताकि इससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। मतलब हम जब भी HTML प्रोग्राम का यूज करेंगे तो HTML टैग जो है वो एक तरह से HTML डॉक्यूमेंट का रूट है और इसी HTML डॉक्यूमेंट में HTML टैग के अंदर सारे प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो प्रोग्राम में टॉप पे भी HTML है, बॉटम में भी HTML टैग की क्लोजिंग है और बीच में HTML एलिमेंट है। दूसरा है हेड टैग। हेड टैग भी क्या है, ये एक कंटेनर टैग है और हेड टैग में हम किसी भी डॉक्यूमेंट का हेडर लिखते हैं। द हेड टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट हेडर एंड डज नॉट affect the appearance of document in browser window। मतलब जो डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड टैग जो होता है वो हेडर में डिफाइन किया जाता है। हेड एलिमेंट कैन आल्सो इंक्लूड अ टाइटल फॉर अ डॉक्यूमेंट। अगर हम हेड टैग की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा भी कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हेड पार्ट और एक होता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हम लोग सारे कंटेंट डिफाइन करेंगे और हेड पार्ट में हम टाइटल को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट है टाइटल टैग। टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग का यूज हम किसी डॉक्यूमेंट को के टाइटल को डिफाइन करने के लिए करते हैं और इसे हेड टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में रखा जाता है। इस डॉक्यूमेंट कैन हैव ओनली वन टाइटल व्हिच शुड आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट कंटेंट इन जनरल वे। मतलब हम लोग क्या है कि टाइटल को इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि टाइटल पढ़ के पता लग सके कि हमने डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड बनाया है।
Title is not a part of document text and cannot contain hypertext link और special markup command. अब जो टाइटल है, टाइटल सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है और टाइटल से हमें पता लगता है कि हम किस तरह का वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइटल टैग को लिखने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का यूज करना पड़ता है और बीच में हम कंटेंट लिखते हैं। तो ये टाइटल टैग का सिंटेक्स है। नेक्स्ट है बॉडी टैग। बॉडी टैग डिफाइंस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट दैट इज बॉडी। मतलब जितना भी कंटेंट जो भी हमें वेब ब्राउजर पे शो होता है वो सभी कंटेंट को हम बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं। दिस टैग कंटेन्स all the major content of a document such as text, images, list, tables, hyperlinks। यानी बॉडी टैग में किसी भी वेब पेज की पूरी डिटेल होती है। टाइटल हेड पार्ट में हम सिर्फ टाइटल लिखते हैं जिससे कि ये पता लग जाए कि ये HTML डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में HTML का वेब पेज का पूरा कंटेंट होता है। सिंटैक्स है जैसे बॉडी टैग की ओपनिंग है, क्लोजिंग है और बीच में डॉक्यूमेंट्स की बॉडी होती है। HTML बैकग्राउंड कैन बी अ कलर और इमेज and can be used as an attribute with the body tag। अब बॉडी टैग में जैसे बॉडी हमने डिफाइन किया है तो सिंपली क्या है इसमें कंटेंट होंगे। लेकिन क्या है कि कई बार हम बॉडी टैग को कस्टमाइज करने के लिए हम कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और वो एट्रीब्यूट जो है वो है आइदर हम बॉडी में कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं या इमेज डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जैसे दिया हुआ है बीजी कलर। अब बीजी कलर से क्या होगा, किसी पर्टिकुलर वेब पेज का जो कलर है वो सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में लिखा हुआ है बॉडी और बीजी कलर। तो बीजी कलर यहाँ पर क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो कि HTML वेब पेज में बैकग्राउंड कलर को सेट करता है। इसकी जो वैल्यू है वो आइदर हेक्साडेसिमल नंबर हो सकती है या RGB वैल्यू हो सकती है या फिर डायरेक्टली कलर का नाम हो सकता है। तो जैसे ये बॉडी टैग है और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी एट्रीब्यूट जो होती है वो एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं। तो बॉडी टैग में बीजी कलर है, ये स्टार्टिंग में हमने बीजी कलर एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया। अब ये तीनों लाइन जो है ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक सेट कर देगी और बैकग्राउंड कलर ब्लैक जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो टेक्स्ट होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। जनरली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक होगा और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे दिया तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता है। अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कैन आल्सो स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड इमेज फॉर एन HTML पेज। अब जैसे एक तो तरीका हुआ कि हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, दूसरा क्या है कि हम बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हमें क्या करना होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमें इमेज की URL देनी होती है ताकि लोकेशन पता लग सके कि वो इमेज कहाँ पर लोकेटेड है। अगर कोई इमेज का जो साइज है वो छोटा होगा तो उस केस में क्या है, एक ही इमेज ब्राउजर विंडो पे बार बार रिपीट होगी। जैसे साइज छोटा होगा तो सेम इमेज जो है वो मल्टीपल टाइम्स शो होगा और इमेज की साइज अगर सही है, पिक्सल अच्छा है तो इंटायर ब्राउजर पे एक सिंगल एलिमेंट दिखेगा, एक सिंगल इमेज दिखेगा। जैसे अगर हम बैकग्राउंड के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है बॉडी और बॉडी का एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ पर बैकग्राउंड का वैल्यू दे दिया। जैसे हम लोग नेट पे कोई इमेज सर्च करेंगे और उसकी URL जो है वो कॉपी करके और डायरेक्ट हम बैकग्राउंड में पेस्ट कर देंगे तो जो इंटरनेट पे इमेज अवेलेबल है वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बॉडी में दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एक बीजी कलर और एक बैकग्राउंड। बीजी कलर से क्या होता है,
कलर चेंज हो जाता है वेब पेज का, और बैकग्राउंड से क्या हम करते हैं, इमेज को सेट करते हैं। नेक्स्ट टैग है हेडिंग टैग। HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं, और हेडिंग टैग जनरली किस लिए यूज करते हैं, तो हम हेडिंग के लिए हेडिंग टैग यूज करते हैं। अब H1 से लेकर के H6 तक डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग होता है। दूसरा एक और चीज है कि जैसे अगर हम हेडिंग को स्पेसिफाई करते हैं, तो हेडिंग के साथ साथ हम उसके अलाइनमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हम ये चाहते हैं कि हेडिंग हमेशा बीच में रहे, तो हम बाय डिफॉल्ट जो किस, जैसे कोई एक वेब पेज है, और वेब पेज में जब तक हम हेडिंग डिफाइन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट, तो हेडिंग भी लेफ्ट साइड से दिखता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हेडिंग हमेशा बीच से दिखे, तो उसके लिए हमें अलाइनमेंट सेट करना होता है। और इस केस में जैसे हमने बॉडी के साथ बीजी कलर और बैकग्राउंड यूज किए हैं, उसी तरीके से हेडिंग के साथ हम अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू आइदर लेफ्ट होगी या फिर राइट या फिर सेंटर। अगर लेफ्ट चाहिए तो हमें लेफ्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। और अगर हम राइट या फिर सेंटर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम हेडिंग के जो प्लेस है उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है H1 से H6। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में सारे हेडिंग को यूज किए हुए हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो HTML का प्रोग्राम है, HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से क्लोज हो रहा है। अब हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है और ये बॉडी पार्ट है। हेड पार्ट हमने हेड टैग में इनक्लोज किया है, बॉडी पार्ट में हमने कंटेंट को इनक्लोज किया है। अब हेड में हम लोग टाइटल को डिफाइन करते हैं, तो हेड के अंदर टाइटल टैग है हेडिंग्स इन HTML। बॉडी में हमने डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग को डिफाइन किया है, जैसे H1 हेडिंग है, लेकिन हमने H1 को डिफाइन कैसे कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट, अलाइन इक्वल टू सेंटर। एट्रीब्यूट कहाँ यूज करते हैं, तो टैग के ओपनिंग में हमने अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख दिया। H2 एज इट इज है, H2 क्या है, लेवल 2 हेडिंग। ऐसे ही S3 को हमने क्या कर दिया, राइट अलाइनमेंट कर दिया, यानी अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया, और ये लेवल 3 हेडिंग है। यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि स्टार्टिंग टैग है। दूसरा है H4। H4 बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही H5 को फिर से हमने सेंटर अलाइन कर दिया, और H6 जो है, ये H6 हेडिंग हमें एज इट इज दिख रही है, जैसे हमने डिफाइन किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट ध्यान से देखें, तो आउटपुट में हमने क्या किया था, H1 को डिफाइन किया था। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे जैसे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी H1 है, H1 की न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 छोटी है, 2 बड़ी है, 3 उससे बड़ी है, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, तो जैसे ही इसकी न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, हेडिंग का साइज छोटा होता जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये नहीं समझना है कि H1 1 है तो 1 सबसे कम है तो छोटी है, ऐसा नहीं होता है। H1 यानी H1 से H6 तक हम जैसे ही बढ़ते हैं, जो साइज होती है फॉन्ट की वो घटते जाती है, और हेडिंग बाय डिफॉल्ट जो होता है वो बोल्ड स्टाइल में ही होता है। तो अगर हम इसके आउटपुट को देखें, पहले को H1 को हमने सेंटर अलाइन किया था, तो H1 हमारा सेंटर में है। H2 लेवल 2 हेडिंग एज इट इज अपने जगह पर है। H3 को हमने राइट अलाइन कर दिया था। H3 राइट अलाइनमेंट यहाँ
पर है H3 का, ऐसे ही H4 और H6। अगर हम 2, 4 और 6 को देखें तो ये अपने जगह पर है, और H1 सेंटर है, H2 राइट है, H4 सेंटर है। तो ऐसे ही 2, 4, 6 जो है ये अपने पोजीशन पे है, यानी डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट। उसके बाद लेवल H1 जो है, H1 हेडिंग सेंटर में है, H3 राइट में है और H5 सेंटर में है। तो इस तरीके से हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं, और हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम जैसे यहाँ पर कंटेंट की हेडिंग हमें देनी होती है, तो उसके लिए हम हेडिंग टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग हम क्यों यूज करते हैं? तो डिफरेंट पैराग्राफ के बीच में स्पेस ऐड करने के लिए, जैसे हम बुक में या फिर कहीं पैराग्राफ देखते हैं, तो पैराग्राफ के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें पैराग्राफ टैग का यूज करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, और पैराग्राफ के साथ भी अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और एट्रीब्यूट है dir, जिसे भी हम यूज कर सकते हैं। अलाइन का जो आएगा वैल्यू आइदर लेफ्ट और राइट और सेंटर, और पैराग्राफ के केस में अलाइन की एक और वैल्यू आती है, वो है जस्टिफाई, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एड्रेस जो स्पेस है उसको एडजस्ट कर सके। यानी पैराग्राफ टैग जो होता है वो हम डिफरेंट पैराग्राफ के बीच में स्पेस डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। द अलाइन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, और टेक्स्ट के डायरेक्शन के लिए हम dir एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। डिटेल में देखते हैं। जैसे पैराग्राफ पी टैग जो है वो एक कंटेनर टैग है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ओपनिंग का सिंटैक्स है, अगर हमें कोई कंटेंट लिखना हो तो ये बीच में होगा और फिर पैराग्राफ हमें क्लोज करना है। तो इस तरीके से पैराग्राफ टैग काम करेगा। अब अगर हम पैराग्राफ के एट्रीब्यूट की बात करें, तो पहला एट्रीब्यूट है अलाइन। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ। अब किसी पैराग्राफ की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, राइट, सेंटर और जस्टिफाई हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एट्रीब्यूट है dir, यानी dir एट्रीब्यूट टेक्स्ट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए dir एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, और इसकी दो वैल्यू है LTR यानी लेफ्ट टू राइट, और दूसरी वैल्यू है राइट टू लेफ्ट। तो ये पैराग्राफ टैग और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे HTML टैग से स्टार्ट और क्लोज किया, हेड टैग में हमने टाइटल दिए हैं, और बॉडी टैग में हमने कंटेंट लिखा है। कंटेंट में एक तो हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, जिसमें अलाइन दिया है सेंटर और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। अब इस केस में क्या होगा, जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, और हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ऐसे ही जो दूसरा है उसमें हमने डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट दे दिया, और अलाइनमेंट क्या है, राइट है। इस केस में भी हमें पैराग्राफ टैग को क्लोज करना है। तो पैराग्राफ टैग का यूज करके और एट्रीब्यूट का यूज करके इस तरीके से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग हम क्यों यूज करते हैं? तो जब हमें करंट लाइन से नेक्स्ट लाइन पे जंप करनी हो, जैसे कोई यहाँ पर एक लाइन हमने लिखा है बॉडी में, जो HTML की बॉडी होती है, जो कंटेंट होती है, अब हम चाहते हैं कि अगली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो इस केस में हम br टैग का यूज करते हैं। br टैग
यानी लाइन ब्रेक टैग। ये सिंपली क्या करता है, करंट लाइन को एंड कर देता है और नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, बी आर टैग इज यूजफुल फॉर राइटिंग एड्रेसेस स्प्लिट इनटू हाउस नंबर्स, लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर, सिटी। जैसे एड्रेस में क्या है कि हम मल्टीपल लाइन में, चाहे लाइन में स्पेस हो ही, फिर भी हम एड्रेस को मल्टीपल लाइन में लिखते हैं, तो इस ऐसे सिचुएशन में हम बी आर टैग यूज करते हैं। बी आर टैग क्या है, ये एक एम्प्टी टैग है, इसे हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती है। दूसरा टैग है हॉरिजेंटल रूल। अगर हम हॉरिजेंटल रूल की बात करें, तो हॉरिजेंटल रूल जो होता है, वो जैसे किसी पर्टिकुलर लाइन में वेब पेज है, इसमें लाइनिंग डिस्प्ले करने के लिए, यानी डिफरेंट, अगर कंटेंट का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो उसको एक ब्रेक लगाने के लिए हम जनरली हॉरिजेंटल रूल का यूज करते हैं। द एचआर टैग्स in HTML is used to represent a thematic break between content sections on a web page. It's commonly displayed as horizontal line, visually separating different parts of content. जैसे ये complete content है, तो इसे हम horizontal rule का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं। The HR tag produces a horizontal line spread across the width of the browser window. यानी जो हमारी ब्राउजर है उसके अक्रॉस एक लाइन जनरेट हो जाती है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें हॉरिजेंटल रूल के डिफरेंट एट्रीब्यूट की, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं, जैसे लाइन ब्रेक टैग जो होता है वो एम्प्टी टैग है, मतलब हमें क्लोजिंग की नीड नहीं है। इसी तरीके से हॉरिजेंटल रूल टैग भी जो है, इसे हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉरिजेंटल टैग के एट्रीब्यूट की, तो पहला एट्रीब्यूट है अलाइन। यानी हम जैसे टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करते हैं, उसी तरह से हम हॉरिजेंटल रूल की भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि लाइन कहां से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट जो है लाइन लेफ्ट होती है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, तो लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर। दूसरा है साइज। This attribute defines the height of the line in pixel. जो साइज है, साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी हॉरिजेंटल रूल का हाइट डिफाइन करता है पिक्सल में। डिफॉल्ट साइज जो है वो 3 पिक्सल है, और हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको हम पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विड्थ। The attribute defines the width of the line in pixel or as a percentage of available space. मतलब जनरली हॉरिजेंटल रूल जो होता है पूरी लाइन होती है, लेकिन हम विड्थ को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब या तो हम पिक्सल के फॉर्म में डिसाइड करते हैं, नहीं तो फिर जैसे हमारा विंडोज है 100% है, तो हम परसेंटेज में जो है विड्थ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है कलर। This attributes this attribute defines the color of the line। यानी हमें किस कलर में हॉरिजेंटल रूल को डिफाइन करना है, वो कलर हम मेंशन कर सकते हैं कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से। जैसे हम यहाँ अगर सिंटैक्स देखें, तो एचआर टैग है, अलाइन में हमने दे दिया सेंटर, यानी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं साइज, विड्थ और कलर। मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं, और इसे हमें कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। जो सिंटैक्स है वो ऐसा ही होता है, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू। तो ऐसे हम हॉरिजेंटल रूल के डिफरेंट एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये है एग्जाम्पल। जैसे तो सेंटर अलाइन होगा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट दिया है अलाइन इक्वल टू सेंटर। दूसरा है साइज इक्वल टू 5, तो मतलब क्या है 5 पिक्सल इसकी साइज होगी, हाइट क्या होगी 5 पिक्सल। विड्थ है 50%,
यानी जो स्पेस है, जो विंडोज है, उसके कंपैरिजन में 50% विथ होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह से अवेलेबल स्पेस तो 50% तक लाइन होगी। कलर हमने डिफाइन कर दिया है ब्लू, तो ब्लू कलर में ये हॉरिजेंटल रूल होगा। तो ये हमने पढ़ा है हॉरिजेंटल रूल के डिफरेंट एट्रीब्यूट के बारे में। अब नेक्स्ट है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग और उसके साथ साथ हम फॉन्ट टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फॉन्ट टैग जो है वो काफी कॉमन है और ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें फॉन्ट टैग की, तो फॉन्ट टैग जो है वो जनरली फॉन्ट के साइज, फॉन्ट के कलर और फॉन्ट के स्टाइल को सेट करने के लिए या चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी एज सच कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती है, लेकिन हम अगर किसी वेब पेज पे अपने कंटेंट को लिखते हैं तो उस कंटेंट को हम डिफरेंट टाइप में शो कर सकते हैं। द साइज, कलर एंड फेस एट्रीब्यूट कैन बी used at once or individually, providing users with the ability to create dynamic font style for any HTML document. अब फॉन्ट क्या है? फॉन्ट टैग तो है कि फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए फॉन्ट टैग होता है। लेकिन फॉन्ट टैग अकेला यूज नहीं होता, जैसे हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। जैसे साइज के लिए, फॉन्ट के कलर के लिए और फॉन्ट के स्टाइल के लिए, सबके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। अगर इस बॉक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ है, इसकी फॉन्ट की जो स्टाइल है वो सेट होगी, फॉन्ट का साइज सेट होगा, फॉन्ट का कलर है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इवन फॉन्ट को बोल्ड भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम सीएसएस का यूज करेंगे। फॉन्ट के एट्रीब्यूट की, हम फॉन्ट टैग का जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट है फॉन्ट साइज। अगर हम फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट की बात करें तो फॉन्ट टैग के साथ हम साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और साइज एट्रीब्यूट जो है वो फॉन्ट के साइज को डिफाइन करने के लिए जनरली लिखा जाता है। अब अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज ऑफ द फॉन्ट रेंजेस फ्रॉम 1 to 7। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो फॉन्ट की साइज होती है वो 1 से 7 होती है। फॉन्ट का साइज अगर हम सेट करना चाहें तो हमें हमेशा आइदर 1 to 7 के बीच में ही रखनी होगी, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे फॉन्ट सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 2, मतलब हमने यहाँ पर 1 जो है वो काफी स्मॉल है और जो 7 है वो लार्जेस्ट साइज है। तो यहाँ पर फॉन्ट की हमने साइज सेट कर दी साइज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेक्स्ट, और चूंकि फॉन्ट जो है वो फॉन्ट एक कंटेनर टैग है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की जो साइज होती है वो 3 होती है। अगर हमें अदर देन 3 डिफाइन करना है तो उस केस में हमें साइज एट्रीब्यूट यूज करना होगा। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। अगर हम फॉन्ट कलर की बात करें तो फॉन्ट कलर के लिए हमें कलर एट्रीब्यूट यूज करना होता है। और जैसे कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो उसके साथ आइदर हम कलर का नाम लिखेंगे या कलर की आरजीबी वैल्यू या हेक्साडेसिमल वैल्यू। कलर के बारे में जो है कलर कोड वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सीएसएस पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो डिजाइनिंग होती है, कलरिंग होती है वो सीएसएस में अवेलेबल है। तो कैसे हेक्स वैल्यू वगैरह होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो फॉन्ट कलर था कि इसकी हेल्प से हम फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा एट्रीब्यूट है फॉन्ट फेस। यानी हमने फॉन्ट साइज पढ़ लिया, फॉन्ट कलर पढ़ लिया, अब तीसरा है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस यानी फेस एट्रीब्यूट जो है वो फॉन्ट के स्टाइल को डिफाइन करता है। और फॉन्ट के स्टाइल को जो हम
डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें फॉन्ट का नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप बात करते हो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी, तो ये सब फॉन्ट का नाम है। तो फॉन्ट का नाम अगर हमें पता होगा तो हम उस फॉन्ट को डायरेक्टली सेट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर पी टैग यूज किया है और इसमें फॉन्ट साइज है 3, कलर है ब्लू और फेस है एरियल। मतलब हमने साइज एट्रीब्यूट यूज किया, साइज एट्रीब्यूट के साथ साथ कलर एट्रीब्यूट यूज किया और फेस यूज किया। मतलब हम लोग डायरेक्टली पैराग्राफ में फॉन्ट फेस यूज कर सकते हैं। फॉन्ट टैग तो अलग है, लेकिन फॉन्ट टैग के अंदर डिफाइन किया गया है अब डिफरेंट एट्रीब्यूट को, तो हम इसे पैराग्राफ टैग के साथ भी कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इन एचटीएमएल, सॉरी कमेंट्स इन एचटीएमएल। अगर हम बात करें एचटीएमएल में कमेंट की, तो कमेंट की नीड क्यों पड़ती है? जैसे कई बार क्या होता है कि हमने कोई एचटीएमएल का कोड लिखा और बहुत बार ऐसा होता है जैसे कई साल बाद हम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो कई बार हमें ही नहीं पता होता कि हमने ये लाइन किस चीज के लिए लिखी है। अगर तो छोटा हो तो देख करके समझ सकते हैं, लेकिन जनरली अगर लॉन्ग प्रोग्राम हो तो उस केस में हमें बताना होता है कि हमने किसके लिए क्या यूज किया है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो चाहे अगर हम बाद में जानना चाहें उसके लिए फायदेमंद हो, या फिर कोई अननोन यूजर जैसे हमने प्रोग्राम लिखा कोई और पर्सन उसको रन कर रहा है तो उस केस में भी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके, तो इसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। जो कमेंट है उसको ब्राउजर इंटरप्रेट नहीं करता और ना ही वेब पेज की अपीयरेंस को अफेक्ट करता है। सिर्फ जो कमेंट है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो भी कहाँ पे दिखता है, तो सोर्स कोड जहां हम लिखते हैं। कमेंट को लिखने के लिए यहाँ पर कोई ओपनिंग टैग होती है, लेकिन इसमें हमें क्लोजिंग नहीं करना होता। एक्सक्लेमेशन साइन और पॉइंट से हम कमेंट को लिखते हैं। अगर हमें एचटीएमएल कमेंट लिखना होता है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन और पॉइंट, उसके बाद हम जो भी चीज लिखते हैं वो कमेंट के रूप में ट्रीट होता है। और ये कमेंट वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर पे टैग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो जब एंगुलर ब्रैकेट होगा तभी टैग की तरह ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज ये एक्सक्लेमेशन साइन है और ये कमेंट की तरह यूज होता है। Comments can make your code easier to understand for yourself and others who may need to work with in the future। मतलब जो हमने जिक्र किया कि हमारे लिए भी यूजफुल होता है और कोई पर्सन जो बाद में इसे यूज करता है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कमेंट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेटिंग द रैशनले बिहाइंड कोड डिसीजन, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन अमंग डेवलपर्स। जैसे मेनली हम क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरा इसका रीजन है कि जैसे कई बार हम कोई कोड को लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं ये भी पता चल जाए, उसके लिए कमेंट हम लिखते हैं। वेल कमेंटेड कोड कैन सर्व एज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन फाइल। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हमें हमारे पास कोई कोड होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखी होती है, तो उसके लिए हमें अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता है, अलग से हमें बनाना नहीं पड़ता है एक फाइल कि हमारे कोड की क्या फंक्शनैलिटी है। तो इस तरीके से कोड काम करता है। अब अगर जैसे हम कमेंट का यहाँ पर एग्जांपल लें, तो इसमें एक पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है और कमेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, दिस इज अ कमेंट। तो कमेंट को आप डिफाइन करोगे
अपने डॉक्यूमेंट में उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। ये हमने बेसिक एचटीएमएल टैग्स के बारे में तो पढ़ लिया, साथ-साथ हमने कमेंट के बारे में पढ़ा। अब कुछ एडिशनल एचटीएमएल टैग हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और वो हमें पढ़ना है। अगर हम अदर एचटीएमएल टैग की बात करें तो एक है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। सुपरस्क्रिप्ट को हम एसयूपी टैग से डिनोट करते हैं और सबस्क्रिप्ट को एसयूबी टैग से डिनोट करते हैं। जैसे कोई लाइन अगर लिखी हुई है, लाइन से अगर हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लिखना होगा, मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट से अगर हमें चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे कई बार सुपरस्क्रिप्ट कब यूज किया जाता है, तो जैसे कई बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं या फिर किसी पेज में हम फुटनोट एंड नोट लिखते हैं, जैसे कोई पार्टिकुलर वर्ड के बारे में हमें मेंशन करनी है और उसकी डिटेल हमें पेज के नीचे लिखनी होती है, तो वैसे हमें सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत होती है। ट्रेडमार्क के केस में सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि किसी वर्ड के साथ में टीएम ऊपर की तरफ लिखा होता है। तो ये सब सिचुएशन है जहां पर सुपरस्क्रिप्ट यूज होता है। जैसे एक्स स्क्वायर में ऊपर की तरफ लिखा है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, ऊपर यानी सुपर, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है? नॉर्मल अलाइनमेंट से नीचे की तरफ, जैसे केमिकल फॉर्मूला है, तो केमिकल फॉर्मूला के केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल है, ये इधर होना चाहिए, जैसे मीटर स्क्वायर है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग और रेफरेंसिंग नंबर्ड आइटम विद इन टेक्स्ट, तो यहाँ भी सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। ये सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब एसयूपी टैग और एसयूबी टैग कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट टेक्स्ट को लाइन से बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन के ऊपर से टेक्स्ट को लिखता है। अब इसकी जो फॉन्ट साइज होती है, जैसे यहाँ पर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए, और एसयूपी सुपरस्क्रिप्ट जो है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। अब इसमें हमें जिसे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा, उस पर्टिकुलर चीज को हमें टैग के अंदर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर ये लाइन तो पूरी की पूरी आएगी, आउटपुट में SUP2 लिखा हुआ है, यानी ए के ऊपर 2, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा अगर हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब स्क्रिप्ट टैग की, तो सब स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जो नॉर्मल बेसलाइन होता है उससे नीचे टेक्स्ट लिखी रहती है। जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, अब है यहाँ पर H और 2 को यहाँ पर क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो H2 और O। तो जब हमें इस तरह की सिचुएशन है, वहां पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। अब अगर हम आज की वीडियो की बात करें, तो आज की वीडियो में मेनली हमने एचटीएमएल के सारे टैग्स पढ़े, जो भी एचटीएमएल के बेसिक टैग्स होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। बाकी जो भी कंसेप्ट है, चाहे वो इमेज का है, लिस्ट का है, टेबल का है, लिंक है, ऑडियो वीडियो है, फॉर्म है, ये सब से रिलेटेड भी बहुत से टैग्स होते हैं, जिसको हम अगली सेपरेट वीडियो में एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।